इन्फ्लेशन दूसरा आप जरा डबल डिजिट, अपने आसपास के देशों में देखिए। डबल डिजिट इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो मैं देश को मेलोडी बधाई देना चाहूंगा। देश को मेलोडी बड़ी कड़वी लगी है। जब से मेलोडी बटी है विदेशी टॉफी, तो उसके बाद से देश जो है पूरा कहर बरप रहा है देश के ऊपर। देश को मेलोडी बधाई। अब बात आ जाते हैं कि भाई किसके यहाँ वैट कितना है। अरे भाई आपने तो 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, लगभग 42.5 लाख करोड़ रुपया आपने जनता की जेब से निकाला। अगर आपने 42.5 लाख करोड़ रुपया निकाला था और कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ाया था, तो स्वाभाविक है कि आज आप ही का फर्ज पहले बनता है। राज्यों को जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनका तो आप मनरेगा तक का पैसा नहीं दे रहे हैं। हर राज्य का जीएसटी का सीएसटी का पैसा अटका हुआ है। आप सारा का सारा पैसा अडानी को देना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि आपको व्यापारियों की ज्यादा चिंता है, राज्यों की नहीं। आप मुझे केवल ये व्हाइट पेपर ले आइए कि किस किस राज्य का हमने पिछले 12 साल में जीएसटी का पैसा कब कब दिया है। इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर ले आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100 के पार आपने पेट्रोल का सेंचुरी मार दी, और उसके बाद भी आज आप कह रहे हैं कि विपक्षी ये नहीं कर रहे। जनता पेट्रोल ना लगाए, जनता विदेश ना जाए, जनता गोल्ड ना खरीदे और हम गोल्ड खरीदे, आरबीआई गोल्ड खरीदे, अडानी गोल्ड खरीदे, जनता ना खरीदे। भाई आप जिम्मेवारी कब लोगे? 12 साल हो गए आपको। नोटबंदी जैसा कुकर्म आपने किया था। ये केवल होमरूज के पीछे छिप जाना, युद्ध के पीछे छिप जाना, इससे कुछ नहीं होगा। आप तमाम सोशल इंडिकेटर्स देख लीजिए, मॉल न्यूट्रिशन से लेकर जवाब देना चाहता हूं, कोई इंडिकेटर देख लीजिए, आपका बुरा हाल है। जिस तरह से खाद्यान्न के दाम अब बढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, जिस तरह से खाद की कमी आएगी, जिस तरह से खरीफ की क्रॉप का प्रोडक्शन घटेगा, सरकार की क्या तैयारी है सरकार वो बताए। आप हमें नेपाल से और पाकिस्तान से तुलना करने के लिए आज हम मजबूर हो गए। अरे भाई चाइना का पर कैपिटा इनकम कितना है, यूएस का कितना है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमारी करेंसी में ज्यादा डाउनफॉल है, पड़ोसी के देशों में करेंसी मजबूत हुई है हमारी तुलना में कंपेरेटिवली। मुझे पता था उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा निकलेगा कि राज्यों के वैट के दाम कब कम होंगे, और जाहिर सी बात है, और जिन्हें ऑयल प्राइसेस समझ में आती है उन्हें यह बात भी समझ में आती होगी कि क्रूड ऑयल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, नहीं सुनिए, तो उसमें रिफाइनिंग चार्जेस होते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, डीलर्स कमीशन होता है और स्टेट का वैट भी उसमें लगता है, और जिसके वजह से दाम आज की स्थिति में इतने बढ़ते हैं। और कुछ स्टेट्स के नाम यहां पर गिनवाए गए हैं, तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट निकाल के रखी है यहां पर। सैयद जफर इस्लाम जी, जरा वो लिस्ट भी हम सबके सामने रख देते हैं और उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए आज की स्थिति में सबसे टॉप पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एनडीए की सरकार है, वहां पर आंध्र प्रदेश में वैट है 31% चार्ज किया जा रहा है। नंबर 2 पर है तेलंगाना, 115 रुपए वहां पर है। तेलंगाना में 35% वैट वहां पर चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद है केरला, केरला में 30% वैट उस पर चार्ज किया जा रहा है। अभी अभी कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 29% वैट चार्ज किया जाता है। ये टॉप 5 है, मैं गिनाऊंगा, बाकी भी गिनवा सकता हूं मैं। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, बिहार है उसके बाद नंबर, और बिहार में 23.58% वैट वहां पर चार्ज किया जाता है। यानी राज्य कहीं ना कहीं तो कमाने की कोशिश करेंगे ना। सैयद जफर इस्लाम जी, पूरी लिस्ट में आपको बता सकता हूं। टॉप 5 में दो राज्य आपको मिलेंगे कांग्रेस शासित, बाकी के 3 राज्य एनडीए के भी आपको लिस्ट मालूम है। तो वैट आप कैसे कम करेंगे बताइए? मुझे पूरी लिस्ट मालूम है, नहीं मुझे पूरी लिस्ट की जानकारी है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो लोगों को यह समझना चाहिए कि स्टेट्स के इनकम जो है, रिसोर्सेज, वो डिपेंडेंट है वैट पे, और वो बियॉन्ड ए पॉइंट वो वैट कम नहीं कर सकते। उनकी अपनी मजबूरी होती है, उनके जो उनका फिस्कल डेफिसिट है, जो स्टेट फिस्कल डेफिसिट, वो बढ़ जाएगा। तो उनकी भाषा बदल, इसलिए नहीं ये ट्यूटर ने एक मिनट, नहीं एक मिनट सुनिए पहली बात। लेकिन जिन राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है, जैसे केरला है, आपकी भाषा बदल गई। अरे भाई सुनो, तो आपके जैसे नहीं है। बेलोटा के 20 साल से बैठे हुए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप बढ़ा लीजिए। आप नहीं
हमें शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप यूपीए समय से कंपेयर कर लीजिए। यूपीए में सर, यूपीए समय से क्या किया आपने? आप यूपीए से समय से कंपेयर कर लीजिए, कितना आपने बढ़ाया था, कितना हमने बढ़ाया। आप तो एक दिन में 7.5 लीटर बढ़ा, 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा रहे थे, हमने नहीं किया इसमें। साहिल भाई बीच में हम नहीं बोला था, अगर बीच में बोलेंगे तो बीच में हम भी बोलेंगे, ये गलत तरीका है। नहीं गलत तरीका। पूरा जवाब सुन लीजिए ना। बीच में हम नहीं। मैंने तो अभी उनको वैट के दाम बता दिए हैं, अलग अलग राज्यों में क्या है। मैं लिस्ट पूरी बता सकता हूं यहां पर। आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है, बिहार है, राजस्थान में 30% करीब उस पे वैट का चार्ज है। महाराष्ट्र के भीतर 25% वैट चार्ज किया जाता है। पश्चिम बंगाल में 25% वैट वहां पर चार्ज किया जाता है। कर्नाटक में 30% है, उड़ीसा में 28% है। हर राज्य कहीं ना कहीं 25% से ज्यादा चार्ज कर रहा है। सबसे कम गुजरात में है जी। साहिल भाई देखिए, मैंने कहा मैं बहुत, चूंकि ये इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हो रहा है, तूतू मैमे वाले नहीं, और चूंकि आलोक भाई समझते हैं इकोनॉमी को, इसलिए इनसे तूतू मैमे नहीं करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि स्टेट के पास लिमिटेशंस होती है, लेकिन इनके अगर जो ये ज्ञान दे रहे हैं तो पहले केरला और इससे इनिशिएट करा दे, हमारे लिए एक टेम्पलेट, हमारे बाकी स्टेट्स के लिए टेम्पलेट बन जाए कि भाई ऐसा हमने किया, देखो भाई एग्जाम्पल है, आप करो। लेकिन ये नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं आपसे कि जहां तक प्राइसेस का मामला है, जरा यूपीए सरकार में जब थी उस वक्त कंपेयर कर लीजिए, परसेंटेज टर्म में कितना उनके समय बढ़ा, कितना बढ़ा, और इन्फ्लेशन की देख लीजिए हालात क्या थे। डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। क्यों इस तरह का कोई ऑयल शॉक हुआ था उस समय? सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था क्या? जिस तरह की स्थिति से हम जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था 11वीं पोजीशन से चौथी, और बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन में हम 6th पोजीशन पे है। तो हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर है, बेहतर तरीके से मैनेज हो रही है, जनता भी पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल रही है। हाँ, इनको दिक्कत हो सकती है, ये कांग्रेस वालों को दिक्कत हो सकती है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रेजाइल इकोनॉमी, जितना भी मैक्रो नंबर्स है वो सारे बुरे हालत में थे। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? रेटिंग अपग्रेड हमारे समय हुआ, कोविड हमारे समय आके भी, आज की स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था आज की स्थिति में कोई दूसरा मॉडल आलोक शर्मा जी हमारे पास है कि जिसके वजह से अगर ऑयल शॉक हमें महसूस हो रहा है, सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हमें महसूस हो रहा है, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बावजूद हम जनता तक उसका बोझ नहीं पहुंचा है। कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आलोक शर्मा जी? और उसके बाद मुझे जरा अरुण कुमार जी के पास जाना है, क्योंकि इस पर भी काफी चर्चा हो रही है बाकी चीजों। साहिल जी मेरा केवल ये मानना है कि हम केवल पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल की और तमाम चीजों पर चर्चा करके पीछे हट जाते हैं। इकोनॉमी केवल पेट्रोलियम प्राइसेस से नहीं चलती है, वो एक मेजर फैक्टर है, लेकिन उसके बाद इनके जितने प्रोग्राम थे, वो मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, बैक अप इंडिया हो, लेट अप इंडिया हो, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम चलाए थे, उनकी सबकी बैंड बजी हुई है। उनके आंकड़ों पर बात कीजिए आप। स्किल डेवलपमेंट का हाल यह है कि फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने लगभग चले गए, और 6 महीने के बाद भी 0.6% केवल यूटिलाइजेशन हुआ है उसका। एक योजना आई थी, आप देखिए कि उनके अंदर हम 20-20 हजार लोगों को स्किल डेवलप करेंगे एक एक कंपनी में। वो कौन सी योजनाएं हैं, कहां चली जाती हैं? 2014 में 17% जीडीपी का हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से था, आज 12.5% पे आ गए हैं, और ये मेक इन इंडिया का ढोल पीट रहे हैं। केवल एक पेट्रोलियम प्राइसेस के पीछे छिप जाना सरकार की तमाम नाकामियां हैं। सरकार की आज हालत यह है कि वेजेस स्टैग्नेशन है। क्या वो भी विपक्षी दलों की वजह से है? क्या मजदूरी जो स्टैग्नेट कर रही है, क्या नोएडा और हरिद्वार का बीएचईएल का जो वहां पर पूरा जिस तरह से हुआ है ठेकेदारी प्रथा में गुजरात मॉडल पे, क्या उसके ऊपर सरकार ने कोई भी एक्शन लिया? दुर्भाग्य ये है कि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। सरकार से इकोनॉमी, सरकार ने एक डमी मिनिस्टर बैठा रखी है, देश की जनता के लिए नहीं मिनिस्टर की कोई किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जनपद को दे दिया। साहिल जी देश हित में और एक ही दिन बढ़ा दो सारा देश हित, 15 रुपए बढ़ा दो देश हित, जरा एक मिनट 50 रुपए बढ़ा दो। हम ऑयल प्राइसेस पर पोस्टर लगवा दो, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, 50 रुपए बढ़ा दिए हमने, एक ही दिन में बढ़वा दो। ऑयल प्राइसेस पर चर्चा आज की स्थिति में इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसका सीधा असर लोगों पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोग वहां पर पेट्रोल पंप पर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निचले तबके के लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आज इंडस्ट्रीज भी वहां पर सामने आकर कहने की कोशिश कर रही है कि उसका असर जो मिडिल इनकम ग्रुप है उस पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार,
क्या आज की स्थिति में कोई दूसरा ऑप्शन देश के पास है? यह बात भी सही है कि भारत के भीतर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भारत की स्टॉक मार्केट से बाहर निकल कर जा रहे हैं। क्या इससे सचमुच में अगर इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होती, क्या उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पर काबू करने में हम सफल हो पाते, या आज की स्थिति में हमारे पास और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है? साहिल जी, ये बात सच है कि सप्लाई शॉक तो अर्थव्यवस्था में है, और ये सप्लाई शॉक का मतलब है कि एनर्जी की कमी भी है और एनर्जी के दाम भी बढ़े हैं। और क्योंकि इसमें क्रूड में बहुत सारे और पदार्थ निकलते हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है आपका, जो बाकी जैसे प्लास्टिक्स है आपका, जो सिंथेटिक्स है आपके, जो फर्टिलाइजर है, सब चीज़ों पे असर पड़ा है। तो कुल मिला के आपका जो उत्पादन कम होगा, आपके दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हमने सही समय पे कदम उठाया। मेरा मानना है कि मार्च में ही हमको सही कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि हम जो 35% अपना जो रिफाइंड प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमारी क्रूड शॉर्टेज जल्दी जो है तेज हो जाती। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हम मार्च से ही जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को रोक देते, हम जो एक्सपोर्ट को रोक देते, तो शायद स्थिति हमारी इतनी नहीं बिगड़ती जो अब बिगड़ती चली जा रही है। तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? जैसे आपने सही कहा कि आम आदमी पे पड़ रहा है। उसको अगर आप छोटे शहर में देखें, मेरा बेटा गोवा में है, वो 3 घंटे लाइन में खड़ा रहा और पेट्रोल पंप बंद हो गया, उसको पेट्रोल नहीं मिला। छोटे शहरों से जो खबर आ रही है कि वहां पे जो लाइनें लग रही हैं, वहां पे मिल नहीं रहा पेट्रोल डीजल, और इसका असर हमारी खेती पे भी पड़ रहा है कि खेती में डीजल की जरूरत होती है। और जैसे सुनने में आ रहा है कि जो आपका जो फर्टिलाइजर है उसमें भी ये, क्योंकि ये शॉर्टेज है, तो वहां पे भी ये कमी है। और एल नीनो आने वाला है इस साल, सुपर एल नीनो, तो इसका असर हमारी खेती पे पड़ेगा, इससे हमारे दामों पे पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो सरकार 3.5% कह रही है, वो एक्चुअली गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर उसको सिलेंडर 950 रुपए का सिलेंडर 4000 5000 में है, तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन रेट 40% हो गया। जहां वो गैस को जो है 100 रुपए किलो में भरवाता था, और आज जो वो 400-500 में भरवाता है, तो उसके लिए तो आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट तेज हो गया। इसीलिए नोएडा में जो लोग जो 10,000 11,000 12,000 कमाते थे, वो कहते हमारे घर का खर्चा नहीं चल सकता। और ये बात सही है कि जो 10 11 12,000 कमाता है उसके पास कोई बचत नहीं होती है, और बचत नहीं होती है तो उसका जो एकदम बिगड़ जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं शहर से गाँव की तरफ, क्योंकि यहाँ गैस उपलब्ध नहीं है, खाना बनाना मुश्किल है।